दिल्ली एमसीडी का चुनाव कवर करते करते इस वक्त हम आ गए हैं 30 हज़ारी कोर्ट में। दिल्ली की नामी गिरामी पुरानी कोर्ट है और आपको ठीक से याद अगर हो तो हम विधानसभा चुनाव के वक्त भी 30 हज़ारी कोर्ट आए थे, तो फिर से एक बार आए हैं और इस बार मकसद विधानसभा नहीं, इस बार मकसद है एमसीडी चुनाव को लेकर क्या चर्चा है और वकील क्या सोच रहे हैं, क्योंकि सभी यहाँ जो वकील हैं वो दिल्ली के ही हैं। तो उनसे समझते हैं क्या मुद्दे हैं, क्या जेन्युइन चीज़ें हैं और जो चुनावों का फ़र्क होता है जो आम जनता की भी समझ में नहीं आता हमको ठीक से कि एमसीडी चुनाव में क्या देखकर करना चाहिए वोट और विधानसभा में क्या, लोकसभा में क्या। लोग बड़ा कंफ्यूज दिखते हैं एमसीडी चुनाव को लेकर। हम जो लोगों से बात कर रहे हैं तो बड़ा कंफ्यूजन दिख रहा है, उनको समझ में नहीं आता कि एमसीडी में फ़र्क क्या है या नॉर्मल जो चुनाव होते हैं। शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा। क्या नाम है तब लोग, मेरा नाम एडवोकेट सुरेश कुमार झा है। और ये कन्फ्यूजन तब हमारे समाज से दूर होगा जब लोग शिक्षित होंगे। शिक्षा आएगी तब समझेंगे कि लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें हम किस पद के लिए वोट कर रहे हैं, और यदि एमसीडी का चुनाव या किसी भी नगर निगम का हो तो उसमें हम किस चीज़ के लिए वोट कर रहे हैं। ये सारी जानकारियां शिक्षा के बाद ही संभव है और तब उसका चुनाव का पूरा लाभ भी मिल पाता है। जी, हिंदुस्तान में जितनी क्या भी नाम है आपका? मैं अखिलेंद्र नाथ, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में बहुत सारी चीज़ें यहाँ की जनता को ऐसे दे दी गई है जैसे उनको जो है वो मुफ्त की रेवड़ियाँ बंटती है। उन्हें ये नहीं मालूम कि नगर निगम क्या होता है, नगर निगम के अधिकार क्या हैं, नगर निगम के कार्य क्षेत्र क्या हैं, उनके तहत आपकी क्या सुविधा असुविधा का वो ख्याल आपको रखते हैं। इन सब चीज़ की जब तक जानकारी आपको नहीं होगी। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये है कि चुनाव जो है वो यहाँ पर में एक मतलब त्यौहार के तरीके से भारत में लोकतंत्र का एक त्यौहार हो गया है। आज अगर नगर निगम का चुनाव है, कल जो है विधानसभा का चुनाव है, परसों जो है वो पंचायत का चुनाव है। इस तरीके से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें आखिर क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए। दूसरी चीज़ें ये है कि इन सब चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें मूल्यांकन की ज़रूरत है। भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो ये बनाया गया नगर निकाय या पंचायत या इस तरीके की जितनी भी त्रिस्तरीय जो व्यवस्था बनाई गई, उसके जब तक हम कानूनी पहलू से लेकर के व्यावहारिक पहलू, सामाजिक पहलू का मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक ये सारे के सारे व्यर्थ हैं। रही बात एमसीडी का चुनाव होने जा रहा है, उस एमसीडी के चुनाव में लोग क्या अपने नेता जो वार्ड के जो पार्षद बनेंगे उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, उनका सबसे पहले उनकी जानकारी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ें जो सबसे बड़ी चीज़ है, जाति आधारित जो व्यवस्था हिंदुस्तान के अंदर है, कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ सीटें ऐसी है या होती है व्यवस्था के अंदर जो आरक्षित होती है। उस आरक्षण में क्या होता है कि वहाँ पर में उस जाति विषय समुदाय विशेष के ही लोगों को वहाँ पे टिकट दिया जाता है। ठीक है, एक व्यवस्था, ये भी अच्छी बात है, मैं उसको मना नहीं करता हूँ। लेकिन क्या वो जीत करके या जीतने वाले प्रतिनिधि सिर्फ जीतने के उद्देश्य से वहाँ खड़ा हो रहे हैं या जनता का भी कुछ ख्याल रखने के उद्देश्य से खड़ा हो रहे हैं, इन सब चीज़ों का भी मूल्यांकन होना चाहिए। जैसे कि मैं घूम रहा हूँ दिल्ली में, तो जैसे विधानसभा में नजर आ रहा है, एक माहौल नजर आ रहा था, लोग इंटरेस्टेड दिख रहे थे, है ना, चुनाव की चर्चा कर रहे थे। एमसीडी को लेकर उतना लोगों के बीच हमें गंभीरता देख नहीं रहा हूँ। इसका कारण क्या है? क्या नाम है आपका? उसका मुख्य कारण यह है, नाम अपना बता दीजिए। मैं सत्येंद्र मिश्रा, एडवोकेट, 30 हज़ारी कोर्ट। इसका मुख्य कारण यह है कि लोगों के अंदर बहुत ही उदासीनता है। उदासीनता का मूल उद्देश्य यह है कि जिन प्रतिनिधियों को वो चुनाव विगत वर्षों में चुनाव में जीत करके भेजे हैं, वो अपने तराजू पर खरा नहीं उतरे हैं। उनके जो मैनिफेस्टो था, उनके जो आकलन किए गए थे, उनके जो सामाजिक तौर तरीके के रूप में उनको स्वीकार किया गया था, वो जो वादे करके गए थे कि ये वादे हम पूरा करेंगे, वो वादे उन्होंने पूरा नहीं किए। क्यों नहीं किए? उसके पीछे ये है कि उनका व्यक्तिगत लाभ सर्वोपरि है, सामाजिक लाभ पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी जो ज्वलंत समस्या ये है आज के डेट में दिल्ली में, वो है जाम की समस्या। क्यों है जाम की समस्या? कि लोकल बॉडी वहाँ पर वो पुलिस ऐसी है जो 50 रुपया 100 रुपया ले करके 40 फीट की रोड पर 20 फीट पर ट्रैफिक चलता है, 20 फीट पर लहसुन और प्याज और हरे मिर्चे की रेडिया लगवा करके वहाँ पर वो पूरा, जबकि टैक्स पे ही हम अतिक्रमण की बात है। और ये अतिक्रमण नीचे से लेकर कमिश्नर तक के मिली भगत का ही देन है। क्या मिली भगत? मिली पैसे की मिली भगत, और क्या है? ये जो ठेला वाला है, वो हम मर्सिडीज लेकर जाते हैं, BMW लेकर जा रहे हैं वहां पर, और पता चल रहा है कि हमको खड़ा होकर वेट करना पड़ रहा है। और 2 किलो लहसुन लेकर के वो खड़ा स्टैंड पर वहां पर, वो हटाने को तैयार नहीं है। और अगर हम उसे झगड़ा करते हैं तो उसकी लॉबी है, 50 आदमी इकट्ठा हो जाते हैं, हम अकेला पड़ जाते हैं। इस वजह से पहली बात। दूसरी बात,
रह गई एमसीडी के चुनाव। हम एडवोकेट हैं, हम देखते हैं कि यहाँ 200 चालान एमसीडी के रोज होकर आते हैं, और मैं अपने आंख से देख रहा हूँ कि यहाँ ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट और होटल चल रहे हैं जो विदाउट लाइसेंस के चल रहे हैं, उनके लाइसेंस नहीं बने हुए हैं। वो चालान यहाँ कटता है, 500 रुपया दे जाता है और फिर महीना दिन के लिए फ्री हो जाता है। फिर 2 महीना के बाद आता है, 500 रुपये का चालान यहाँ कटवा के चला जाता है। लेकिन लाइसेंस अगर नहीं है तो उसके मानक फुलफिल हो नहीं रहे हैं। कल कोई मिस हैपनिंग हो जाए, उसके जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ पर जब बिल्डिंगें जर्जर होकर गिर जाती हैं तो पता चलता है कि उसके फायर सर्विस का एनओसी नहीं है, पता चलता है कि उसके जो ये सब काम तो एमसीडी के है ना, एमसीडी का काम कर नहीं रहे, नहीं हो पा रहा है। इस वजह से ये समस्याएं बनी हुई है। और लोग सिर्फ उदासीन इसीलिए है कि किसी को चुनकर भेजेंगे फिर वही रिजल्ट होना है। इस वजह से लोगों के अंदर अशांति है। हाँ, इसलिए लोग इंटरेस्ट लेस होते जा रहे हैं। अच्छा, पहली बात क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट अमय मिश्रा है। अभी जो मूलभूत हमारी समस्या है, जो एमसीडी का जो हमारा प्रारूप होता है कि हमारी साफ सुरक्षा और हमारी सड़कें और हमारे जो है जो सारे गंदगी है, जो हमारी रोड पे हम चल नहीं सकते हैं, इतनी गंदगी रहती है। दिल्ली एमसीडी से नकारा आज तक मुझे कहीं कोई ऐसा नहीं दिखा कि किसी भी शहर में ऐसा। मैं दिल्ली के मिलन बिहार एरिया से आता हूं, जहां पे मेरे बीजेपी की ही पार्षद थी अभी तक। उनको जनता ने इसलिए चुना कि वो बहुत अच्छा काम करेंगी। आज ये हालत हो गई है कि उस गली से लोगों का निकलना तक मुश्किल हो गया। कूड़े का पहाड़ हर गली में लगा हुआ है। आप ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, वहाँ से जाइए बगल, झुग्गी झोपड़ी इतनी ज़्यादा है, पूरा गंदगी, लोग अपने घरों का कचरा डाल के 10-10 फीट तक पूरा पट गया है। लेकिन आज तक एमसीडी का ध्यान उधर नहीं गया कहीं पे। अच्छा, जैसे कि मैं समझना चाह रहा था, मैंने दिल्ली के पार्षदों के बारे में जानना चाहा कि ये लोग इतना पार्षद चुनाव लोग इंटरेस्टेड क्यों रहते हैं? टिकटें बिक रही हैं, करोड़ों रुपए दे के लोग टिकट ला रहे हैं। और जब मैंने उनकी आय की जानकारी की तो मतलब जो सरकारी जो आधिकारिक तौर पर है, वो एक मीटिंग में जाने का 300 रुपया मिलता है उनको खाली। तो इतनी मारामारी क्यों है? कमाई कहाँ से हो रही है? मतलब एक छत का एक घर पे जब लिंटर पड़ता है ना सर, तो एक घर पे लिंटर डालने के लिए 10,000 से लेके 50,000 लाख रुपए, 1 फ्लोर का, 2 फ्लोर का, 3 फ्लोर का, ये सब इलीगल पार्षद लेते हैं, उनके सभासद लेते हैं। और ये सब लोकल वहाँ एमसीडी की बॉडी से गवर्न होता है पूरा। एक आदमियों को सबको घुस जाता है पैसा। इंक्रोचमेंट का ये हाल है कि आप गली में जाओगे, एक छोटा पान का दुकान वाला है तो उसका भी हफ्ता बंधा हुआ है कि वो चाहे 50 कमाए चाहे 100 कमाए, लेकिन उसको महीने का 200 देना है। हर चीज का फिक्स करके रखा है एमसीडी ने। तरह के मामले आप लोग पास आते होंगे? बहुत आते हैं। आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? क्या करें हम जो यहाँ करेंगे कोर्ट में, फिर पुलिस जाकर वहाँ वही काम करेगी, और क्या करेंगे? अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखना हो तो आप इस रोड के किनारे से चलते जाओ, आप सारे देखो जितने फुटपाथ लगा हुआ है उसका संरक्षण कौन देता है? वो सब पुलिस वाले देते हैं। आप जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे, वहां अगर आप एक सर्टिफाइड कॉपी भी निकालना है, बगैर उनको घूस दिए हुए आप सर्टिफाइड कॉपी नहीं ले सकते। मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूं। मेरे पास अभी भी 5-6 जो है वो सर्टिफाइड कॉपी का एप्लीकेशन 4 महीने हो गए, अभी तक उन्होंने हमें जो ये कह रहे हैं कि मैसेज आएगा आपके मोबाइल पे, मैसेज कभी आ नहीं रहा। वहाँ जब पता करता हूँ साइट से तो बोलते हैं कि 500 रुपये से 1000 रुपये 2000 रुपये आप दो और हाथ के हाथ ले जाओ, या एक दिन अगले दिन आकर के ले जाओ। क्या कहेंगे? जैसे कि आप लोग सभी लोग कह रहे हैं भाई कि एमसीडी में बड़ा भ्रष्टाचार है, और आप लोगों ने बताया कि कमाई के जरिए क्या है। क्या नाम है आपका? एसके भारद्वाज। उससे ज़्यादा दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार है। मैंने अपनी रजिस्ट्री 3 अगस्त को कराई थी, जिसका कि 11058 नंबर है। उसके बाद उन्होंने, जैसे हमारे यहाँ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं भी हम फाइल करते हैं तो ऑब्जेक्शन पहले ही बता देते हैं ये ऑब्जेक्शन है, लेकिन वहाँ क्या है कि केवल उनको रजिस्ट्री को सबमिट कर लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्शन के लिए कहेंगे कि अब हमें पैसे दे दो। जब ऑब्जेक्शन रिमूव होगा, वरना ऊपर जाके रजिस्ट्री इम्पाउंड करा देंगे और एसडीएम को 10 गुना देना पड़ेगा। और यहाँ काम ऐसे ही होता है, दिल्ली सरकार को देना पड़ता है ऊपर तक। मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली सरकार को कम से कम भ्रष्टाचार से यहाँ से अरबों रुपए की डेली कमाई है। और ये केजरीवाल तो कहते हैं सबसे ईमानदार सरकार, सबसे ईमानदार। उससे भ्रष्ट ऐसा है, इसके जो मेन मुद्दे थे बिल्कुल भटक गया। ये केवल योगेंद्र यादव थे, फाउंडर थे, उनको भी अलग कर दिया, प्रशांत भूषण को, जो भी है इसके अगेंस्ट में जो बोलता है सबको अगेंस्ट वो कर देता है। सबसे ज्यादा भ्रष्ट है ये, सबसे जो कहता है वो तो कभी करता ही नहीं है। अरे सर, और आप लोग कह रहे हैं एमसीडी में भी भ्रष्टाचार है इतना। मैं बता रहा हूँ, मेरी पर्सनल बता रहा हूँ। अब मेरी रजिस्ट्री इम्पाउंड कर दी है, मेरी रजिस्ट्री पर्सनल विवेक बिहार वाले ने इम्पाउंड कर दी है, ऐसा नहीं। और मेरा क्या 1/4 की जगह 1/3 मैंने गलती से कर दिया था, और उन्होंने मेरी एक गलती के लिए
एक गलती के लिए मुझ पे 10 गुना चार्जर लगाने लगे। जब मेरे पास सर्टिफिकेट पहुंचा, मैंने वाइफ के नाम से कराई, उस पर 6% ड्यूटी चार्जर हुआ। मैंने एसडीएम साहब ने कहा, उन्होंने 6 गलतियां करी थी, 6 गलतियां उसमें। मैंने कहा जनाब देखिए आपके सिग्नेचर हो रहे हैं कि ये क्लरिकल मिस्टेक है, जबकि मैंने अपना रिप्लाई दी है उसमें क्लरिकल मिस्टेक नहीं, जो काम ट्रैक से होगा वही काम नीचे से होगा, ऐसा हिसाब से मिलो। बड़े दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रशासन, ये सब रजिस्ट्रार जो आप जमीनों के जो ये लेखा बही का काम जो भी करते हैं वो सारे के सारे दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं, ना कि एमसीडी के अंदर। जितनी भी प्रश्न इन्होंने उठाई है, जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामविलास, एडवोकेट रामविलास है। एमसीडी में इस समय पावर किसकी है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये अभी बीजेपी है, और हर जगह किसी भी मोहल्ले में जाओ, किसी भी इलाके में कूड़ा आपको मिलेगा ढेर, कहीं भी हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इस जो भाई साहब ने बताया आम आदमी पार्टी का नाम लिया, इस समय कौन है? इस समय तो बीजेपी गवर्नमेंट है सर। तो किसका दोष है? जैसे भैया कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में तो एमसीडी में तो बीजेपी है 15 साल से, है ना, और उनका काम ठीक नहीं है। आप लोग के हिसाब से इस बार फिर चुनाव में क्या चर्चा है? मेरे हिसाब से जो है, जिसका काम ठीक नहीं होगा जनता को उसको चुनना ही नहीं चाहिए, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे आम आदमी पार्टी का हो, क्योंकि दिल्ली की जो जनता है वो किसी भी पार्टी से खुश नहीं है। आम आदमी को इसलिए चुना गया कि लोगों का बेहतर भविष्य देखकर कि आम आदमी पार्टी को मौका दिया गया, लेकिन आज आम आदमी पार्टी की ये हालत हो गई है कि हम तो बीजेपी के वार्ड में हैं, इसके लिए हम उसकी गिनती गिना सकते हैं कि उसने खराब काम किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ये हाल कर दिया कि हम तो ये करने आए थे जी, हम तो वो करने आए थे जी, हम तो ये। आज कुछ भी धरातल पे नहीं है, सिर्फ एड इंडस्ट्री बन के रख गई है आम आदमी पार्टी। दिल्ली में सत्येंद्र जैन इनके शराब घोटाला में पड़े हुए हैं, ये कहते हैं, स्टेज पे जाते हैं, मुझे तो शर्म आती है कि ये कैसा बोल लेता है एक झूठा इंसान कि जाके स्टेज पे बोलता है कि दिल्ली सत्येंद्र जैन ने किया क्या है, कोई बता सकता है? अरे कोर्ट जो है, आप बताइए सर, वो अक्सर वो बोलते हैं कि शराब घोटाला क्या है। शराब घोटाला मैं आपको बताऊं क्या है। इनकी जो लाइजनिंग हुई है, जो इनका 12% का टेंडर होता है, इसको 12%, 6% का 12% किया गया और उसका 3% मार्जिन दिया गया है डीलर्स को और 9% सीधा सीधा गया है दिल्ली सरकार के शराब कैबिनेट मंत्रालय को। इसकी वजह से घोटाला हुआ है। और आप पूछते शराब घोटाला क्या है, तो मुझसे आप मत पूछिए। जो कोर्ट जज कर रही है, जो उन्होंने प्राइमा फेसाई एक्यूज माना है, जिन्होंने करोड़ों रुपए का हवाला ट्रांजेक्शन को एडमिट किया है, इसके अगेंस्ट में 6 बार उनको बेल डिनाई की गई है। तो आप केजरीवाल सर को ये बताइए कि कोर्ट जो कर रही है वो ऐसा हवा में बात नहीं करती आपकी तरीके की, कुछ भी उठ के कुछ भी बोल दो। और रही बात बीजेपी एमसीडी की, तो बीजेपी एमसीडी ने भी कुछ नहीं किया है, पूरी दिल्ली को सिर्फ लूट के खाया हुआ है, जैसा केजरीवाल। वकील साहब लोग ये बताइए जी, एमसीडी क्या नाम है आपका? एडवोकेट पूनम मिश्रा। एमसीडी पे जो भी काम करता है मेरे हिसाब से ये केजरीवाल जी ने अच्छा किया काम। हाँ, अब तक एमसीडी में तो है नहीं, सरकार में है। सरकार में है, लेकिन तब भी केजरीवाल पे हमें उम्मीद है। अच्छा, केजरीवाल अगर आए, उम्मीद है आपको? है, उन्होंने कई सारे जो वादे किए हैं अपने वो निभाए हैं, कई सारी जगह निभाए। स्कूल का वादा निभाया है, हॉस्पिटल का, स्कूल का कौन सा मोहल्ला क्लिनिक। ऐसे देखो वकील साहब, हमें जब जो चीज़ हमें, जैसे हमें केजरीवाल की चीज़ें पसंद आई हैं तो हम केजरीवाल के लिए बोल रहे हैं। हम केजरीवाल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारी अपनी पार्टी कोई भी नहीं है। हम सिर्फ काम की, उनकी काम की लेके तारीफ कर रहे हैं। हाँ, कि उन्होंने वो काम जितना भी। इलाके में कोई स्कूल नया बना? मैं तो यूपी में रहने वाली हूँ। नहीं, अभी दिल्ली में रह रही हैं? नहीं, मैं दिल्ली में अभी भी नहीं हूँ। मैं आपको लगता है? मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर है। एक इलाके का नाम बताइए जहाँ नया विद्यालय, मोहल्ला क्लिनिक बने हैं ना, कुछ सुविधाएं मिली है ना, और मैं काम करती हूँ। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी को कभी तो वीआईपी कल्चर नहीं चाहिए थी, गाड़ी नहीं चाहिए, आज जेल में भी चाहिए उन्हें। विलासताएं सारी की सारी इतने भ्रष्ट हो चुके, इतने पद से इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि जो कहते हैं वो कभी करते ही नहीं है ना। और देखो भैया देखो, एविडेंस में दे रहा हूँ, देखो मैं एविडेंस दे रहा हूँ, ये रहा, मैं अपनी एविडेंस दे रहा हूँ, इसमें देखो, आप भी देखो। आप क्या कह रहे हैं, बताइए क्या कह रहे हैं? अभी हम ये कह रहे हैं ना कि आप सरकार ने कुछ नहीं किया। मेरा कहना कि शिक्षा का सुधार उसने कराया, बिजली पानी की व्यवस्था उसने सही से। हाँ सर मैं बिल्कुल। जानना चाहता हूं, अरे आपके यार, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं सर? ऐसी बात आपके मत क्या बच्चे करो। कहाँ पढ़ते हैं हाँ? सर?
गवर्नमेंट में पढ़ते हैं। आपके बच्चे कौन से गवर्नमेंट जी? कौन से गवर्नमेंट स्कूल? नागलोई बस फ्री की है। बिल्कुल मैम, हमें कई सारी सारी सुविधाएं दी। केजरीवाल ने बहुत सारी अच्छा किया है दिल्ली में। फ्री के चक्कर में क्यों हो मैडम? तभी तो यहाँ वो क्लाइंट भी भेज रहा है कि फीस मत लो, फ्री में बीजेपी वाले जुमलेबाज पार्टी है, ये केवल दिखावा करते हैं, केवल ऊपर ऊपर से। जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है इनका, खाली पेपरों में है इनका, सिर्फ पेपरों में है सब कुछ। आज सिलेंडर, सुनो रुक जाओ, सिलेंडर का दाम कितना हो गया भाई साहब? 1000 से ऊपर। जब 200 रुपया था तब मिलता ही नहीं था सर। क्यों ऐसी बातें क्यों बोल रहे मिलता ही नहीं था। 2013 में ब्लैक में दिल्ली में 100 दिल्ली मीटर में 200 का सिलेंडर, शादी ब्याह में पार्टी में 1000 रुपए में 200 का 1000। आज आप 900 रुपए में 900 सिलेंडर हो। 2013 क्या बात में कर रहे कांग्रेस, हैं? सुनो सर, जिस समय सर अगर सुविधा चाहिए, आप जनसंख्या और महंगाई दो को रोक नहीं सकते। जनसंख्या और महंगाई दो के ऊपर बात नहीं, इसको 1100 रुपए सिलेंडर के 2000 आराम से, सतेंद्र जैन की जो घोटाला, शराब की घोटाला को याद आ रहा है भाई साहब, आराम से चल रहा है। देखिए यहाँ 8000 कुछ है, इस पे सुनो लाइए सर कैमरा सर का फोकस आप। देखो 8000 यहाँ कैलकुलेशन है 8656 और देखना उसी का है, उसी का। और यहाँ देखना, यहाँ देखिए आप 8656 और यहाँ देखिए इसी में, इसमें मुझसे पैसे मांगे गए हैं। ठीक बात। ये बताइए, ये आप लोग से पूछना चाहता हूँ, मुद्दे एमसीडी में ये मुद्दे हैं क्या? मुद्दे तो ये सारे देखे सत्येंद्र जाएंगे। जैन वाला मैं मुद्दा आपको है बता क्या? दूं, अगर पार्टी चुनाव लड़ती है तो मुद्दे सारे देखे जाएंगे। कोई भी पार्टी अगर चुनाव में सिंबल पे लड़ती है तो मुद्दे सारे देखे जाएंगे शुरू से अंत तक। जनता को सिर्फ चाहिए उनको साफ सड़कें, साफ सुरक्षा और सफाई, सारी चीजें। मुद्दा ये साफ सड़कें, साफ सफाई, नल, पानी, है ना, ये सब मुद्दे हैं या सत्येंद्र जैन वाला मुद्दा है? कई लोग हमको कल मिले, वो कह रहे आफ्ताब मुद्दा है। सर अभी मुद्दा तो आप पूरे इंडिया का कुछ भी बना दो, लेकिन जो अभी हमारी मूलभूत जो एमसीडी के कार्य क्षेत्र में आता है, जो एमसीडी के कार्य क्षेत्र में आता है, हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और एमसीडी का कार्य क्षेत्र में जिन्होंने काम किया बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, इन्होंने निराशाजनक काम किया है। इसीलिए जिन्होंने निराशाजनक काम किया है वो इस बार नहीं चुन के आने वाले। वो बीजेपी में क्या होगा इस बार? मैं ये कहना चाहता हूँ इनसे भाई साहब से कि बीजेपी की ही है इस समय। एमसीडी में कौन है? 15 साल से बीजेपी ही है ना। कोई हरा रहा हूँ मैं, आपकी पार्टी को नहीं हरा रहा हूँ। मैं तो जो वो काम कर रहा है वही तो मैं पार्टी के लिए नहीं हूँ। आप किसको वोट देना चाहते हो? मैं ये कहना मैं बता रहा हूँ जो अरे कैंडिडेट नोटा अच्छा दबा काम देंगे करेगा वकील साहब। मैं उसको वोट दूंगा। क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है, एमसीडी के तहत 2-3 मुद्दे ऐसे हैं कि वो 2-3 मुद्दे अगर एमसीडी की कोई भी पार्टी अगर वो मुद्दे अगर वो हल कर दे तो कई वर्षों तक वो सत्ता में बनी रहेगी। जैसे मकान बनाने का एक निश्चित पैमाना। आप ये बताइए कि कच्ची कॉलोनी में अगर हम मकान बनाते हैं तो ईंट और गारा गिरते ही, सीमेंट गिरते ही पुलिस आ जाती है कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन यहाँ नहीं होगा। जब अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो 1739 कॉलोनियों को जो उन्होंने रेगुलाइज कर दिया और कहा कि ये डीडीए के अंडर में आ गई हैं, आप अपना जा करके रजिस्ट्री करवा लो, लोन पास करवा लो। तो 1739 कॉलोनियाँ जो पास हो गई और हुआ कि यही कॉलोनियाँ रेगुलाइज की जाएंगी, इसके अलावा जो कॉलोनियाँ होगी वो पास नहीं होंगी। तो जब 1739 कॉलोनियों में हम मकान बना रहे हैं तो फिर हम पैसा पुलिस वाले को क्यों दें? और नहीं, अगर नहीं देते हैं तो एमसीडी की तरफ से आ करके वो मशीन ले करके हमारी छत को गिरा देते हैं। ऐसा क्यों? एक मुद्दा ये हो गया। दूसरा मुद्दा ये हो गया, एमसीडी में ये क्यों होता है कि सफाई की व्यवस्था हमेशा जो है, आज वो स्टाफ आया, वहाँ पर ऐसे ऐसे कर्मचारी लगे हुए हैं जो घर के सुविधा संपन्न लोग हैं। वे लोग नौकरी नहीं करना चाहते हैं, वे अपने जगह पर 5000 रुपया दे करके किसी दूसरे सफाई कर्मचारी को अपॉइंट कर दिए हैं। अब वो आकर के 2 दिन झाड़ू लगा करके चला जाता है। वो परमानेंट, क्योंकि उनके नाम पर तो है ही नहीं, वो ठेका के जगह पर वो हायर किए गए हुए हैं, वो है ही नहीं है वो। तो इनके, मेरे कहने का मतलब कि जो एमसीडी के तहत जो आते हैं, जैसे लाइसेंस बनवाना, कोई दुकान आज जाकर देखो, जितनी दुकानें जो अनऑथराइज्ड जगह पर लगी हुई हैं उनका चालान करता है और महीना में साल में 5 बार चालान करता है उनका। अगर उन चालान करने का नौबत क्यों आता है? अगर उनको परमानेंट लाइसेंस बनाकर दे दिया जाए, वो अपना सही तरीके से चलावें, चालान करने की कोई नौबत नहीं। दूसरा मुद्दा ये हो गया। तीसरा मुद्दा हो गया
रह गई बात स्कूल की, स्कूल में बिल्डिंगें बन जाने से स्कूल बढ़िया नहीं होता है। केवल बिल्डिंग बन गई इससे नहीं होता है। जब तक उसके शिक्षक, जब तक उसमें आवागमन की सुविधा, जब तक उसका माहौल, एकेडमिक माहौल वहाँ ठीक ना हो, वहाँ शिक्षा नहीं हो सकती। जहाँ स्कूल लगा है उसी के बगल में शराब के ठेके की दुकान है, जहाँ पर कि 10-10 पियकड़ वहाँ पी करके गिरे हुए हैं। बच्चियाँ वहाँ से जाने में घबराती हैं। इवनिंग में स्कूल होता है, मॉर्निंग में भी स्कूल होता है, शाम वाले शिफ्ट में बच्चियाँ घबराती हैं उस रूट से जाने पर। ये बताइए वो एकेडमिक माहौल कहा जाएगा? यहाँ ये कहा जाता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट पहले से भी था कि 100 मीटर के दायरे में कोई भी एकेडमिक संस्थान है, वहाँ पर धूम्रपान से रिलेटेड कोई भी दुकान नहीं होगी। और चल करके देखिए दिल्ली में तो 100 मीटर का तो गेट ही पर है। वो किसका प्रशिक्षण है? उसका उस पर जो नियंत्रण है, उसका जो है माने उस पर आशीर्वाद और उस पर जो है संरक्षण किसका है? दीजिए ना किस जगह है। अरे यहाँ पे तो जैसे आप कह रहे हैं ये 3 काम हो जाए, हाँ, तो जो ये काम कर देगा वो हारेगा नहीं दिल्ली में। मेरे कहने का मतलब कि पब्लिक बहुत राहत ले लेगी, बहुत राहत ले लेगी और लोग जो है एक काफी माने राहत महसूस करेंगे इसमें। अब जैसे कि मैं आखिरी आप लोग सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब क्या कह रहे हैं? आप माइक पे बोलिए, आप उधर क्यों बोलते हैं? ये अभी बोले कि 100 मीटर की दूरी पे नहीं है, जहाँ स्कूल है वहीं पे है। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर 100 मीटर की दूरी पे अगर नहीं है, अगर नहीं है तो मुझे बताएं, उस स्थान का नाम बताएं। ये अभी मिश्रा जी, हाँ, स्थान का नाम बताएं। आपके मन की बात ही बोल रहे हैं। वही बात मैं भी बोल रहा हूँ कि 100 मीटर के अंदर ही है। नहीं है 100 मीटर के अंदर नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, 100 मीटर के अंदर नहीं है। नहीं है। चलिए उस दुकान की शराब की ठोक, अच्छा आखिरी सवाल, उसके दूसरे दीवार के पीछे स्कूल है बच्चों का। दीवार के पीछे सुनो, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मेट्रो जो है ना तो 100 मीटर नहीं हुआ, वो मेट्रो के पीछे स्कूल है और मेट्रो के नीचे ही शराब की दुकान है वहीं पर। लोकेशन के हिसाब से अभी देखिए, ये जैसे एमसीडी का चुनाव है ना, और यहाँ पर कायदे से होना चाहिए भाई, चेहरा देखना चाहिए पार्षद कौन है हमारा, है ना। पर मैं लोगों से बात कर रहा हूँ तो वो बोल रहे हैं मोदी का चेहरा, केजरीवाल का चेहरा या राहुल गांधी का चेहरा। आप लोग के बीच क्या चर्चा है? किन चेहरों को मोदी काम करने नहीं आएंगे। यहाँ हमारा जो निगम पार्षद होगा वही काम करेगा। तो यहाँ प्रचार तो सारा मोदी जी के चेहरे पे है। मोदी जी का ये चेहरा है कि वो ब्रांड बन चुके हैं ना, वो ब्रांड बन चुके हैं। मोदी जी के चेहरे पर तो ग्राम प्रधान का भी चुनाव हो जाएगा अगर बन चुके। हाँ, इस वजह से हो रहा है वो, क्योंकि पर क्या फायदा होगा इसका नगर निगम के चुनाव में? देखिए हो भी सकता है। मोदी जी के नाम पर बहुत लोग ऐसे हैं कि कैंडिडेट को नहीं जान रहे हैं और वो बीजेपी के नाम पर वोट दे रहे हैं, जो संगठन में है उसको दे रहे हैं वो, क्योंकि उनको ये इससे मतलब नहीं है कि हमारा कौन कैंडिडेट है। उनको मतलब है कि हमारी पार्टी को, हम उस पार्टी से कोई भी खड़ा हो जाएगा हम उस पार्टी को समर्थन करते हैं। और केजरीवाल जो कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद, उस नारे का जनाब मेरा मानना ये है कि जिस टाइम पे अन्ना ने आंदोलन किया था, अन्ना ने जिस टाइम पे आंदोलन किया था ना, और कांग्रेस की जो कुरीतियाँ गिनवाई जाती थी आज उसमें प्रोग्रेस है। केजरीवाल ने उनमें सब में प्रोग्रेस कर रखी है। वो जैसे मान लो शराब के ठेके थे, पहले अगर 10 पे कहता कि ये शराब के ठेके यहाँ नहीं होने चाहिए, 100 खुलवा दिए वहीं। हर चीज़ पे जो भ्रष्टाचार था उसमें तरक्की की है। मैं मानता हूँ ये चीज़ें श्योर हैं। अरविंद केजरीवाल, और मैं सब नेताओं से कह रहा हूँ, मैं सारे बीजेपी वाले हों या किसी से, कि अगर कोई किसी की गलती गिनवाता है ना कि इसमें तेरे भ्रष्टाचार, तो वो दूसरे की गिनवाता है। अरे आप जनता को जवाब दो, उनके भ्रष्टाचार को मत गिनवाइए। जनता को जवाब जो पार्टियां देने लगेगी, जो पार्षद या जो कैंडिडेट देने लगेंगे मुद्दों की बातों, उस मुद्दे का केजरीवाल वाली बात कहते हैं ना कि भाई एमसीडी या सरकार में झगड़ा चलता रहता है कि वो पैसा नहीं दे रहे और अलग अलग पार्टी की सरकार। केजरीवाल दावा करते हैं कि हमारी आ जाएगी तो हम कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे। 10 साल कांग्रेस की थी और 15 साल बीजेपी एमसीडी में रही, कभी भी झगड़े नहीं देखे हमने दिल्ली में, कभी भी नहीं देखा झगड़ा। 10 साल कांग्रेस था, जब कांग्रेस शीला दीक्षित जी थे और बीजेपी थी, कभी झगड़ा नहीं देखा हमने आज तक। अब झगड़ा चालू हुआ केजरीवाल जी गाने से बस। मगर जैसे ये जो दावा किया जा रहा है कूड़े के पहाड़ खत्म हो जाएंगे, इस तरह ऐसे ही हो जाएंगे जैसे जमुना जी को साफ कर दिया।
ऐसे डुबकी लगाएगा कूड़े, जैसे जमुना जी में डुबकी लगा दी इन्होंने, केजरीवाल जी ने जमुना जी में डुबकी लगाई अभी कल परसों, और लगाते रहते वो, नहाते भी वो जमुना जी में, ऐसे कूड़े के पहाड़ों को सही कर देंगे, वहाँ फुलवारी लगा देंगे श्योर। बीजेपी भी तो नहीं कर पाए 15 साल। मैं ये कह रहा हूँ, मैं सब पार्टियों की कह रहा हूँ। हम तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर कि केंद्र और राज्य दोनों हैं, केंद्र शासित प्रदेश है ये, यहाँ पर केंद्र का भी शासन है और राज्य का भी शासन है। अब दोनों मिल करके जो जमुना जी का दशा हुआ है कि वो आदमी वहां पर मूर्ति विसर्जन की बात ही नहीं सोच सकता है, चलो नहीं विसर्जन किया, वहां पर अगर गंगा को पवित्र समझ करके उसको हमारी आराध्य देवी हैं वो जमुना देवी, वहां पर जा करके हम माने एक चम्मच पानी लेने में भी चाहते हैं कि इन्फेक्शन ना हो जाए। कहाँ गया राज्य सरकार की पैसे, कहाँ गए केंद्र शासित प्रदेश के पैसे, और जमुना जी का ये दशा हुआ है। ये सारा कहीं ना कहीं रूप से करप्शन में लिप्त है, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो, ये सारे लोग करप्शन में लिप्त है, जिसके वजह से आज ये दशा हुआ है। सही बात बोल रहे हैं यार, किसी पार्टी लेवल का बात हम पार्टी लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जरूर कर रहे हैं इसके लिए सारी पार्टियां दोषी हैं, और कहीं ना कहीं ये करप्शन आता है जिसकी वजह से ऐसी दुर्दशा हुई है। पब्लिक को बेवकूफ बना कोई किसी से उम्मीद है आप लोगों को चीजें ठीक होंगी दिल्ली में, एमसीडी में? हाँ, अगर किन्नर आ जाए तो हो जाएंगी। मेरा मानना यह है कि अगर किन्नरों को खड़ा कर दे, जिसका कोई नहीं है, किन्नरों को हो जाएगा 100%, या उसके जिसके कोई बच्चे नहीं हो, जिसके कोई बच्चे नहीं, और वो लिख के दे कि मेरी प्रॉपर्टी जो भी कमाऊंगा वो देश के लिए रहेगी, देश का उद्धार हो जाएगा। उससे पहले आगे मैं आऊंगा, अपनी प्रॉपर्टी देश को दे दे और किन्नरों को खड़ा कर दे। और आप कह रहे हैं कि जो आदमी औरतें जो लोग लड़ रहे हैं पार्टियां वो ठीक नहीं है, किन्नर लड़े। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि अपनों का प्यार मिटा देता है इंसान का वजूद। इंसान बनना है तो गैरों के लिए जन्म रहिए, तो सबसे पर्सनल अपने लिए इंटरेस्ट पे करते हैं। नहीं, आदमी बढ़िया आदमी कभी राजनीति में आएगा ही नहीं, और आएगा तो राजनीति फूलों का सेज नहीं है, कांटों की सेज है। आप ये बताइए, बनारस मगर जो बात बोली कि किन्नरों को लड़ा देना चाहिए, इससे कितना इत्तेफाक? बनारस में बोट चलने की बात चल रही है। अब एक सरकार का ये आया है कि इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अलावा दूसरे विकल्प पर विचार किया जाए। जैसे अभी कुछ दिन पहले हुआ था कि तिमारपुर से लेकर के और नजफगढ़ के जो ट्रेन है इसमें जो है बोट चलाया जाए, ताकि पालूसन रोड पर का जो है ट्रैफिक कम हो। आज के डेट में बनारस से और बहुत दूर तक बातचीत चल रही है, कोलकाता तक वो पानी वाला जहाज चलाने की। ये बताइए कि बनारस से चल सकता है? बातचीत चल रही, चल थोड़ी ना नहीं, भी चल नहीं रहा है, बात ही चल रही है, और चल सकता है, चलेगा। बहुत अच्छा तक काम भी हो रहा है बनारस में। आप जाइए, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। बनारस का दशाश्वमेध घाट देख लीजिए, 80 घाट देख लीजिए, संकट मोचन देख लीजिए, उसका दृश्य देखिए, और जमुना जी का दशा देख लीजिए, जहाँ पर कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सारे बैठते हैं, और पूरे दिल्ली का एरिया 50 किलोमीटर के आसपास है, उसकी भी वो ठीक नहीं हो रहा है। हमने बात की आम आदमी पार्टी केजरीवाल की, मोदी की, राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस जो है, इसको लेकर क्या एमसीडी में कुछ है? हम तो ये चाहते हैं राहुल गांधी लंबी उम्र तक जिए, कभी भी पार्टी को बर्बाद पप्पू कर देंगे कि जिंदगी में कभी आनी नहीं है। हम तो यही चाहते हैं राहुल गांधी की इतनी उम्र मिले कि इनके पूर्वज शर्मा जाएं कि हाँ। कितना जिया ये, यही कहना चाहता है ना? आप खुल के बोलिए सर। हाँ जी जी, एमसीडी में कुछ दिख रहा है कांग्रेस का? कांग्रेस की जहां तक बात है सर, तो जो खुद नहीं दिखाई दे रहा है उसको आप क्या देखोगे? अदृश्य हो गया है ये। और जो एक हम लोग कभी फिल्म देखे थे, इसका अनिल कपूर का था कि इनविजिबल पर्सन, तो ये इनविजिबल पर्सन होके भारत यात्रा करके, और इनके फाइंडिंग में कुछ आ नहीं रहा है। रह गया बात कि अब जो आपने कांग्रेस की बात कही तो ये मैंने कह दिया, अब रह गया जो बाकी के राजनीतिक पार्टी हैं, इन पर भी कितना अधिक भरोसा है और कितना कम है वो सर ने बता दिया इनडायरेक्ट रूप में। आपने कहा कि बनारस से लेकर कोलकाता तक अभी चली नहीं है, उस पर सर ने कितना हम्बली होकर कहा कि नहीं, कार्य शुरू है। तो देश को अब सर कार्य चाहिए। आप कार्य दिखते रहेगा, नहीं तो चुनाव हो रहा है, मध्यावधि भी होगा, ये भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, शिक्षा बढ़ेगा, अपने आप ऑप्शन भी बढ़ेगा। आपका क्या नाम है? संयुक्ता। कहाँ, दिल्ली की रहने वाली? हाँ जी, दिल्ली के रहने वाले। चुनाव चल रहा है, आपको जानकारी होगी? जी जी, अच्छा चल रहा है। क्या चुनाव में क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से? महिलाओं के क्या मुद्दे हैं एमसीडी?
देखिए एमसीडी में अगर महिलाओं के अगर मुद्दों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो मैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे साफ साफ किसी को मैं हर्ट करके नहीं कह रही हूँ, लेकिन 30,000 की बात करूँ तो यहाँ वुमेन की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है अगर मैं लॉयर्स के हिसाब से बात करूँ तो। और यंग लॉयर्स की अगर बात करूँ तो इनकी हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि ये एक तो सीनियर काउंसिल के अंडर काम करते हैं, इनको किसी भी तरीके से उनको पैसा नहीं दिया जाता है, दे आर अंडर पेड। और इंटर्नशिप बस उनको बस पीछे एक तरीके से सीनियर काउंसिल दिखाते हैं कि हमारे इतने सारे इंटर्न हैं, लेकिन उनको इतने गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनका जो भी खर्चा होता है उनको दिया नहीं जाता है, उनको इज्जत से नहीं रखा जाता है, उनको काम सिखाया नहीं जाता है। और यहाँ पे जितने भी सीनियर काउंसिल्स है वो लोग कई सालों से यहाँ पे जो है वो लाख लाख रुपए कमा रहे हैं, कोई अपनी पेशी का 10,000 मांग रहा है, 20,000 मांग रहा है, लेकिन अगर मैं जूनियर्स की अगर बात करूँ तो उनको एक पैसा भी नहीं दिया जाता है। ये तो हो गया कोर्ट का मुद्दा, एमसीडी का मुद्दा साहब कह दिए हैं कि 800 to 1000 जो है प्रत्येक जूनियर को सीनियर दिया करे, या आपने अभी अमेंडमेंट इन्होंने 4-5 दिन पहले ये यहाँ का मुद्दा मतलब ये यहाँ होता नहीं है। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे इतने सारे हैं, कितने फीमेल्स खड़ी है, बस 2 ही आपको दिखेंगे, क्योंकि यहाँ कोई आना नहीं चाहता है, सारे जुडिशरी की तैयारी में रह जाते हैं कि नहीं हमें एक सिक्योरिटी चाहिए, लाइफ सिक्योरिटी फीमेल के लिए तो नहीं है, मैं तो ये कहूँगी अगर कोर्ट की बात कहूँ तो। और एल्स अगर कुछ पूछना है तो एमसीडी चुनाव को लेकर मैं पूछ रहा था, आप कहाँ पे रहती हैं दिल्ली में? मैं यहाँ पास में रहती हूँ, खैबर पास में रहती हूँ। रहने वाली दिल्ली की है? जी मैं दिल्ली की। वोट आपका यहीं पे है? जी मेरा यही का। चुनाव चल रहे हैं, उसमें क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से? देखिए चुनाव का तो सबसे पहला मुद्दा है, क्योंकि वकीलों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पे 50,000 इज समथिंग रजिस्टर्ड विद दिल्ली बार काउंसिल, ये तो एक सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके साथ साथ हमारा जो सबसे मुद्दा है कि रेसिडेंस का, बहुत सारे लोग यहाँ पे किराए पे रहते हैं। हमें एक तो अगर मैं रहने की बात करूँ तो हमारे लिए कोई भी स्थायी जगह है नहीं, बहुत दिक्कत होती है। तो इसके लिए सरकार कानून लाए, डीडीए को भी इसमें एनरोल करे कि ताकि महिलाओं को या ईडब्ल्यूएस के हो या बाकी जो कैटेगरी के हो उनको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड किया जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट ओनली लॉयर्स, इट्स अबाउट अदर पर्सन्स ऑल्सो हु आर रिसाइडिंग इन दिल्ली। और उसके अलावा साफ सफाई का बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। 30,000 का साफ सफाई यहाँ होती नहीं है। ठीक है, कब आता है स्वीपर, सवेरे आता है, झाड़ू देके चला जाता है, उसके बाद वही का वही वो नरक बन जाता है। पार्किंग यहाँ फैसिलिटी बहुत खराब है, क्योंकि यहाँ पे सवेरे अगर मैं कहूँ तो गाड़ी रखने की जगह नहीं होती है, बाहर ये पार्क कर देते हैं, रोड पे पार्क कर देते हैं गाड़ियाँ। और जब भी कोई पार्किंग लॉट जो संभालते हैं उनको उनके साथ लड़ाई झगड़ा होती है, उनको मारा पीटा जाता है अगर वो इसको चीज़ को अगर मेंटेन में अगर करने की कोशिश करते हैं तो ये रहा तीसरा मुद्दा। और बाकी अगर मुद्दे की बात करूँ तो सर यहाँ पे जैसे कि एमसीडी में बहुत सारा अभी डीएसएसबी के जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो एमसीडी से ही रिलेटेड है, वो भी अभी तक रुका हुआ है, लेकिन अभी तक उसके लिए कुछ किया नहीं। क्या कह रहे हैं? जहाँ तक सफाई की बात है, आपको डिफ्रेंशिएट मैं बता रहा हूँ। यहीं पर ये 30,000 कैंपस में चलिए, अगर आपको एग्जाम्पल मैं नाम लेकर बता रहा हूँ, जहाँ लिखा है जज शौचालय, वहाँ ग्रेनाइट और टाइल्स ऐसे चमकता है जैसे आपका आंगन और आपके व्यक्तिगत किचन का है। और चलिए जो वकीलों का बाथरूम है वहाँ पर पानी टपकता है सर पर। आप वहाँ पर यूनियन में जा रहे हैं तो सर पर पानी ठीक कराने की जिम्मेदारी किसकी है? कोर्ट की है। कोर्ट शिकायत नहीं करते आप लोग? क्या शिकायत करें? यहाँ आप लोग दुनिया को इंसाफ दिलाते हो? नहीं, बता रहा हूँ ना, वो वही जो बात है ना, वो करप्शन की बात है ना। यहाँ भी करप्शन है, पीडब्ल्यूडी के अंदर यहाँ भी करप्शन है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे बाथरूम हैं जहाँ पर आप माने बढ़िया से वहाँ पर अपना फ्रेश नहीं हो सकते आप। लेकिन वही जजों के चले जाइए, उनका देखिए बाथरूम कैसा है। उनके 6-6 महीने पर सोफे बदले जाते हैं। और चल कर देखिए सेंट्रल हॉल है ना, सेंट्रल हॉल, मैं 96 से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सेंट्रल हॉल में केवल चमका दिया गया है, और मई और जून में यहाँ गर्मी इतनी भयंकर होती है कि बैठना मुश्किल है। यहाँ पर न एसी है, न एक पंखा है, कुछ नहीं है यहाँ पर, केवल चमकाया गया है। और जाकर देखिए इन और जो जुडिशियल जो वही एमसीडी में ये भी जो है, ये भी वही पार्ट है। ये बताइए, यहाँ पर चलकर देखिए कोई व्यवस्था नहीं है। क्यों व्यवस्था नहीं है? वही बात है कि जब हम चलते हैं आईना दिखाने, खुद हमारा आईना जो है। बस सर यही कह रहे हैं, कापर करब सिंगार पिया मोरा अंधा हो, यही ना सर? बिल्कुल। श्रृंगार आप किसके लिए करोगे जब पति ही अंधा हो? तो सरकार अंधा है। यही हम लोग अपनी बातों को विराम देते हैं। चलिए, आंख वाले का इंतजार कर रहे हैं, विकास कब पैदा हो रहा है। चलिए भाई, ये था 30,000 कोर्ट और यहाँ के वकील। एमसीडी चुनाव को लेकर उन्होंने चर्चा की, तमाम मुद्दे उठाए।
एमसीडी को लेकर भी और खुद के और इस कोर्ट को लेकर भी मुद्दे उठाए। आपको ये बातचीत कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।